किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। गेहूं की कटाई चल रही है या कटाई पूरी हो चुकी है। गेहूं की कटाई के बाद खेत में बची पराली, जिसे डंठल या अवशेष भी कहा जाता है, इसको जलाना पर्यावरण और मिट्टी दोनों के लिए हानिकारक है। कई बार हमारे किसान भाई और बहन इसको जला देते हैं और आसानी से इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जलाने के बजाय वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीकों से इसका प्रबंधन किया जा सकता है, जो मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। जो पराली प्रबंधन के सबसे अच्छे तरीके हैं उसमें से एक है स्ट्रॉ रीपर का प्रयोग। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद स्ट्रॉ रीपर मशीन का उपयोग करके बचे हुए डंठलों को इकट्ठा किया जा सकता है। इनसे भूसा बनाया जा सकता है और पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये समय और श्रम दोनों की बचत करता है। इसके अलावा एक होता है हैप्पी सीडर, या जिसे सुपर सीडर भी कहा जाता है। इस मशीन का उपयोग करके पराली को बिना जलाए ही अगली फसल की बुआई की जा सकती है। इससे पराली खेत में ही मल्च यानी कि ढकने का काम करती है, मल्चिंग कहा जाता है, और नमी भी ये बचाती है। खेत में जैविक खाद बनाना, डिकम्पोजर जो होता है, ये पूसा डिकम्पोजर या अन्य जैविक कल्चर का उपयोग करके पराली को खेत में ही सड़ाया जा सकता है, जो अगली फसल के लिए पोषण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश प्रदान करता है। इसके विषय में अभी हम विस्तार से जानेंगे। और इसके अलावा है जुताई करके मिट्टी में मिलाना। रोटावेटर की मदद से पराली को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दिया जाए तो कुछ दिनों में सड़कर जैविक खाद बन जाती है, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होती है। हरी खाद की खेती पराली को मिट्टी में मिलाने के बाद ढेंचा, मूंग या उड़द जैसी हरी खाद वाली फसलें उगाई जा सकती है, जो भूमि की उत्पादक जो क्षमता है, उत्पादकता है, इसको बढ़ाती है। पराली जलाने के नुकसान क्या हो सकते हैं? इसमें जो है लगभग 1600 किलोग्राम तक जैविक कार्बन या कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी हानिकारक गैसें भी निकलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। साथ ही कई सरकारी नियमों के अनुसार पराली जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है, तो ऐसा न करें। पराली को जलाने के बजाय उसे पशु चारे, कंपोस्ट खाद या जैव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद जैसे गेहूं की जो पराली है, इसको बनाया जा सकता है। पराली में डिकम्पोजर मिलाकर उसे खेत में ही सड़ाया जा सकता है, जिससे मिट्टी में कार्बनिक कार्बन बढ़ता है। चारे और पशुपालन के लिए पराली को इकट्ठा करके डेयरी फार्मों या फैक्ट्रियों में बेचा जा सकता है या अपने ही पशुओं को खिलाया जा सकता है। पराली का उपयोग अगली फसल के लिए जो मल्चिंग के रूप में जो अभी हमने बताया था, ये मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। इसके अलावा कुछ टेक्सटाइल या अन्य जो उद्योग हैं, यहाँ भी इसका तकनीकी रूप से उपयोग किया जाता रहा है, और कुछ अन्य उत्पाद बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो है कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ने के बजाय मूंग या अन्य हरी फसलें लगाई जा सकती है। डिकम्पोजर के माध्यम से या अन्य जैविक कल्चर का उपयोग करके पराली को खेत में ही सड़ाया जा सकता है, जिसके विषय में अभी हमने कहा था कि इसको हम विस्तार से बताएंगे। तो ये जो जानकारी है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल एक होता है जो ICAR नई दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। इस कैप्सूल में सूक्ष्म जीवाणुओं की कई प्रजातियां संरक्षित है। ये सूक्ष्म जीवाणुओं की प्रजातियां अपना गुणन बहुत तेजी से करने में सक्षम होती है। ये जीवाणु की प्रजातियां जैविक पदार्थों पर अपना गुणन करती है, यानी वो मल्टीप्लाई होती है, अपनी संख्या बढ़ाती है, और जैविक पदार्थों को बहुत तेजी से सड़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सूक्ष्म जीवाणु बहुत कम मात्रा में एक कैप्सूल में संरक्षित होते हैं, जिनका उपयोग करने के पूर्व उनका गुणन करते हैं और एक घोल में तैयार किया जाता है इन्हें, जिसे खेत में उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि पद्धति और कृषि आधारित अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे आप सब पूसा नई दिल्ली के नाम से अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके द्वारा एक तैयार किया गया अपघटक कैप्सूल जो है वरदान साबित हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से ही आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार कृषि ही है, परंतु भारतीय कृषि में कृषि अपशिष्ट पदार्थ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आने लगे हैं। कृषि अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की जानकारी के अभाव के कारण ही ये हमको एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देते हैं। ये वाकई में देखा जाए तो कृषि अपशिष्ट एक विकट समस्या का रूप हमको दिखते हैं, लेकिन है नहीं ये विकट समस्या। ये हमारे लिए एक समाधान ही दे सकते हैं, और सही तकनीक का उपयोग किया जाए तो ये हमको लाभ भी देंगे। तो कृषि अपशिष्ट की विकट समस्या के उचित समाधान के लिए पूसा नई दिल्ली के सूक्ष्म विज्ञान विभाग यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा लगभग 15 वर्षों के रिसर्च यानी अनुसंधान के बाद अपशिष्ट
अपघटक पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का अनुसंधान किया गया है। इस अपघटक कैप्सूल की मदद से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया तेज की जा सकती है और उच्च गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद के प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का सुधार किया जा सकता है। IARI द्वारा तैयार पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल में 8 तरह के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य जीवाणु हैं एस्परजिलस एवामोरी, ट्राइकोडर्मा विरिडी, एस्परजिलस निडुलेंस और फेनेरोकीट क्राइसोस्पोरियम जैसे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ को तीव्र गति से कंपोस्ट में बदल देते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो आवश्यक सामग्री है पूसा डिकम्पोजर जो किट जो आता है एक वन, ये 4 कैप्सूल के साथ होता है। गुड़ लिया जा सकता है 750 ग्राम पुराना गुड़, और बेसन जो है 50 ग्राम चने का आटा होता है ये लिया जा सकता है। इसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं, पूसा डिकम्पोजर को बनाने के लिए उसका एक किट जो होता है इसमें 4 कैप्सूल होते हैं। सबसे पहले हमें 150 ग्राम पुराना गुड़ लेना है और उसे 5 लीटर पानी में लेकर उबालना है। उसमें से उबलते समय छन्नी की सहायता से गंदगी को बाहर निकाल देना है। इस उबलते हुए गुड़ के घोल को कुछ समय के लिए ठंडा कर देते हैं। गुड़ का जो घोल होता है वो थोड़ा ठंडा होने पर उसमें लगभग 50 ग्राम बेसन जो चने का आटा होता है मिला देना है। बेसन गुड़ के घोल में अच्छी तरह से मिला देना है। ध्यान रहे कि बेसन बंधना नहीं चाहिए। इस गुड़ बेसन के घोल को गुनगुना होने तक ठंडा करते हैं। अब इस घोल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा द्वारा नई दिल्ली द्वारा निर्मित जो अपघटक कैप्सूल कीट के 4 कैप्सूल को खोलकर उस घोल में अच्छी तरीके से मिला देना है। यहाँ पर हमें एक विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें अधिक व्यास वाला बर्तन इस्तेमाल करना है, जैसे ट्रे या तसला जैसा कोई अगर आपके पास बर्तन है तो उसको इस्तेमाल करना है। गहराई कितनी भी हो लेकिन व्यास अधिक होना चाहिए, यानी चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है कुल मिला के कहा जाए तो। अब इस बर्तन में उस घोल को लगभग 7 से 10 दिनों के लिए सामान्य तापमान कम प्रकाश वाले स्थान पर रख देना है। 7 से 10 दिनों के बाद हम देखते हैं कि उस पानी के ऊपर विभिन्न रंगों की एक परत जम गई है, जिसका रंग भूरा या काला या बैंगनी हो सकता है। अब हमें उस परत जो है, जो मलाई जैसी एक परत है, जिसको पानी में अच्छी तरीके से मिला देना है। ये परत जो होता है पानी में आसानी से नहीं मिलती है। इसको मिलने के लिए आपको हाथों में दस्ताने पहनकर अच्छे से मसल कर मिला सकते हैं। घोल बनाने के 10 दिनों के बाद इस घोल में फिर से 5 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ को घोलकर गर्म किया जा सकता है। उसके बाद जो है ठंडा करने के बाद उस घोल को इस पुराने जो घोल है उसमें मिला दिया जाता है। कभी भी गर्म घोल को न डालें, ठंडा करके ही डालना है। ये प्रक्रिया 4 बार दोहराना है, जिससे ये घोल जो है 25 लीटर का हो जाएगा। 25 लीटर का घोल होने के बाद इसमें पानी मिलाने की प्रक्रिया को रोक देते हैं और अब ये घोल उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। पूसा डिकम्पोजर का घोल तैयार होने के बाद इसके 5 लीटर घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर गेहूं की पराली के ऊपर अच्छे से छिड़काव करें। इसके पश्चात मिट्टी पलटने वाले यंत्र से खेत की गहरी जुताई करनी है और रोटावेटर की सहायता से पराली को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। ऐसा करके पूसा डिकम्पोजर में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु गेहूं के अपशिष्ट पदार्थों को सड़ाकर जैविक खाद में परिवर्तित कर देंगे और गेहूं की पराली को सड़ाने के लिए 1 एकड़ जो कि 0.4 हेक्टेयर के आसपास का होता है, इस खेत के लिए ये 5 लीटर का घोल पर्याप्त होता है। लेकिन धान के खेत के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसको धान के खेत के लिए भी आप कर सकते हैं। 10 लीटर घोल की आवश्यकता पड़ेगी धान के खेत के लिए और गेहूं की पराली को सड़ाने के लिए 5 लीटर घोल ही पर्याप्त होता है। यदि पराली को खेत में नहीं दबा रहे हैं तो 15-20 दिन के पश्चात पुनः गेहूं की पराली के लिए 5 लीटर घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और धान की पराली के लिए 10 लीटर घोल को 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। पूसा डिकम्पोजर के फायदे क्या हैं? पूसा डिकम्पोजर के 4 कैप्सूल 1 टन कृषि अवशेष को खाद में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त हैं। पूसा डिकम्पोजर का उपयोग किसी भी प्रकार के कृषि अपशिष्ट जैसे गेहूं की पराली, धान की पराली, चने के अपशिष्ट, भूसा, कूड़ा करकट, बगीचे की पत्तियां, फलों के अवशेष या फिर अन्य कृषि या उद्यानिकी फसलों को अपशिष्ट को सड़ाकर खाद बनाने में किया जा सकता है। पूसा डिकम्पोजर है वो कृषि अपशिष्ट को बहुत तेजी से सड़ाता है और जैविक खाद में परिवर्तित कर देता है। इसके उपयोग से खेत में सूक्ष्म जीव की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और पूसा डिकम्पोजर के द्वारा
कृषि अपशिष्ट को सड़ाने पर जो जैविक खाद बनता है उससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इस तकनीक के द्वारा खेतों के अंदर ही फसल अवशेष का तीव्र गति से विघटन किया जा सकता है और गड्ढा ढेर विधि के द्वारा कंपोस्ट तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो गेहूं और धान की पराली जो कृषि अपशिष्ट को नष्ट करना एक विकट समस्या मानी जा रही है किसान भाइयों के द्वारा, जिसके कारण किसान भाई गेहूं और धान की पराली को जलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और साथ ही मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो भी बार बार जो है गेहूं और धान की पराली जलाने से सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। इस कृषि अपशिष्ट अपघटक का उपयोग करके किसान भाई और बहन जो है ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये अपघटक किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है और सबसे जरूरी बात यह है कि जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो उसमें जो है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परत है मिट्टी की, वही जो है जल के नष्ट हो जाती है या उसमें जो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो उसकी समस्या से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो इसको जरूर अपनाएं, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं ये घोल बनाने के लिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूसा डिकम्पोजर का घोल बनाते समय क्या सावधानी रखी जानी चाहिए? पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल को सीधे हाथों से नहीं छूना चाहिए। हाथों में दस्ताने या पॉलीथीन पहनकर इस कैप्सूल को छूना चाहिए। इस घोल को अपने हाथों से न हिलाएं। घोल को हिलाने के लिए लकड़ी के डंडे का उपयोग करें और उसके अलावा इस मलाई को घोल में अच्छे से मिलाने के लिए भी हाथों में दस्ताने या पॉलीथीन अवश्य पहने। बिल्कुल भी हाथों से छूना नहीं है, टच नहीं करना है। इस घोल में मलाई को मिलाते समय मुंह और नाक को अच्छे से किसी कपड़े से ढक ले और आंखों में चश्मा जरूर पहने। इस घोल के पात्र को सदैव कपड़े से ढक कर रखें। इस घोल को सामान्य ताप पर ही रखें, ठंडा न करें या फिर जो है धूप में भी न रखें या फिर गर्म भी न करें, कहा जा सकता है सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर रखना है। जैविक के लिए कंपोस्ट बनाने के लिए कोई भी रसायन, यूरिया इत्यादि का प्रयोग न करें। पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल या लिक्विड को कहां से खरीदें? तो ये जो कैप्सूल है ये पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल सूक्ष्म विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली 110012 से भी आप मंगवा सकते हैं। वर्तमान समय में कैप्सूल की कीमत 20 रुपए प्रति किट 4 कैप्सूल रखी गई है और कुरियर का चार्ज अलग से, यानी जो डाक खर्च होता है इसका जो शुल्क है वो अलग से रहेगा, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही और भी कई संस्थान हैं और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र है जो आपका निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां भी आप संपर्क करें तो आपको जो स्थानीय रूप से जो उपलब्ध होने की जो बात है वो भी आपको वहां से पता चल सकती है। तो कुल मिला के किसान भाइयों और बहनों, पराली न जलाएं। पराली को जो है हम जैविक खाद बना सकते हैं और भी कई प्रकार के तरीके आज हमने जाने हैं, तो जरूर इन तरीकों का उपयोग करें, इन तकनीकों का उपयोग करें और साथ ही साथ अपने खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ाएं, बिल्कुल भी नष्ट न करें जलाकर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो आवाज सुना जाए यह कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भोगनी बाई, ग्राम चन्नौड़ी। आप जो है सो क्या क्या खेती करती हैं? मैं खेती करते हूँ, गन्ना की खेती करते हूँ, साग सब्जी की खेती करते हूँ। अच्छा, गन्ना जो है आप कितने एकड़ में गन्ना लगाई हैं? गन्ना आधा एकड़ में लगी है। इसके लगाने का क्या टाइम होता है? कोई सीजन होता है या फिर कभी भी लगा सकते हैं? सीजन में होता है, जनवरी में सीजन में लगता है। तो कैसे लगाते हैं गन्ना? उसको काट के थोड़ा थोड़ा लगभग 1-1, 1.5 फीट का टुकड़ा बनाते हैं। टुकड़ा बना के और उसको लगाते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं। कौन सा खाद डालते हैं? ये खाद डालते हैं पोटास, जैविक खाद। अच्छा, जैविक खाद। फोरेट डालते हैं, नहीं डालते हैं फोरेट तो दीरा लग जाते हैं। अच्छा, फोरेट यानी कि कीटनाशक की तरह का कार्य करता है।
इसे के डाल के और उसको लगाई करके गुड़ाई करते हैं, निदाई करते हैं, सिंचाई करते हैं 12 महीना। अच्छा। उसमें 12 महीना पानी चाहिए। अच्छा, अगर 12 महीना पानी नहीं चाहिए तो उसमें भरपूर रसा नहीं आता। पानी चाहिए तभी उसमें अच्छा रस बनता 12 है। महीना पानी पड़ता है तो भरपूर तो रसा एक बार मान लीजिए कि हमने जनवरी में लगाया गन्ना, तो कितने साल बाद उससे फसल मिलेगा तो हमें? साल भर में फसल मिलता साल है। भर में। हाँ। तो कितने फिर से लगाना होता है कि 2-3 साल तक यूज होता है? एक साल के लगाए में दूसरे साल काम कर जाता है। तीसरे साल फिर लगाना पड़ता है। तीसरे साल पूरा उसको हटा करके फिर नया लगा फिर नया लगाते हैं। मतलब एक तो साल कितना खर्च कितना पड़ता है? मान लीजिए आधा एकड़ में आप लगाई हैं, तो आपको कितना खर्चा पड़ा उसमें? उसमें खर्च पड़ जाता है 4-5 हजार के। और फायदा कितना होता है? फायदा उसमें 50 हजार होता है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। 4-5 हजार खर्च किए और थोड़ा मेहनत वगैरह बीच में लगता होगा। माने 5 हजार की दवाई लगता है उसमें। मेहनत दवाई और मेहनत तो फिर भी मान लीजिए यदि 10-15 हजार खर्च होता है, हाँ, 10-15 तो हजार लगभग 50 हजार बेनिफिट होता है। हो जाता तो है। ये तो बहुत अच्छी बात 10 है। हजार की खर्चा होता है उसमें। क्योंकि मजदूर का देख पड़ता है, निदाई करता है, गुड़ाई पड़ता है, तो उसमें 50 हजार की लाभ मिल जाता है। मतलब तो वो गन्ना कहाँ बेचते हैं? ऐसे ले जाते हैं व्यापारी लोग? गन्ना बेचते हैं यहाँ, ये जरवाही की मेला है, बाणगंगा की मेला है। अच्छा, वहाँ ले जाते एक हैं गिरवा की मेला है। मेला में मेला बेचते मेला हैं। में बेचते। तो वो उस टाइम में आपका गन्ना हो जाता है जब मेले का टाइम आता हाँ, है। मेले के टाइम में हो जाता है। और क्या क्या लगाते हैं अपने खेत में? और खेत साग सब्जी लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, आम के पेड़ लगाए, केला के पेड़, नींबू के पेड़ लगाए, बीही के पेड़ लगाए हैं। यदि फल वाले सारे पौधे लगे वो हुए सारे हैं। पौधे लगे, आमरा के पेड़ लगे हैं। तो क्या कैसे लगाती हैं उसको? आप नर्सरी से लाती हैं पेड़ या फिर? खरीद के लाते हैं। ये साल 5 हजार के खरीदे हैं। अच्छा, आम के पेड़, अच्छा अच्छा। केला के पेड़ सब खरीद के लगाए हैं। नर्सरी से लाते हैं फिर हाँ, लगाते हैं। लगाने के लिए क्या क्या सावधानी रखते हैं आप? जैसे पहले हमें आम का पेड़ लगाना हो तो क्या क्या करते हैं उसमें? उसमें लगाना है तो उसमें गड्ढा खन के पहले खाद डालते हैं, पोटाश डालते हैं, फोरेट डालते हैं। नहीं डालते हैं फोरेट तो दीरा लग जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें इतना डाल के और उसका पेड़ पौधा तैयार करते हैं। अच्छा। और जो तैयार होने लगता है तो उसका गुड़ाई करते हैं, पानी डालते हैं। पानी, तब सिंचाई और कीटनाशक का यूज एकदम से निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी अच्छा फसल होगा। होता है। तो मतलब आप अपने बगीचे में जो है सारे फल के पौधे लगाए हुए हैं। हाँ, सारे फल केला के भी लगाए हुए हैं। हाँ। तो ये और क्या क्या मछली पालन वगैरह का कुछ है आपका योजना? मछली पालन की योजना करने चाहते हैं कि अच्छा। एक ठे खेत की खना के और उसमें मछली पालन करने चाहते हैं। तालाब उसमें बनाएंगे तालाब उसमें, बनाएंगे। तो उससे सिंचाई भी होगी और मछली पालन भी। पालन होगा। मतलब फालतू पानी न जाए कि वो उसमें खेत में जाए, उसमें मछली पालन करेंगे। चलिए, तो कब तक आपका ये होने की उम्मीद है? यही महीना में। चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सरकारी योजना से हो सकता है या फिर आप अपने पैसे से बनवाएंगे उनको? अगर सरकारी योजना से नहीं हो सकता है तो अपने पैसा से बनवाएंगे। लेकिन बनवाना है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी खेती किसानी कर रही हैं। निश्चित रूप से आप हमारे दूसरे किसान भाई बहन के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और वो भी अपनी खेती किसानी अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सज्जू है। मैं चरनौली की रहने वाली हूँ। क्या करती हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे समूह चलाती हूँ। कौन सा समूह? एकता समूह है। एकता समूह। कितने मेंबर हैं इसमें? इसमें 14 हैं। सभी लेडीज हैं? जी। तो मेंबर में जो समूह बनता है उसमें सभी लेडीज ही मेंबर होती हैं? जी। क्या क्या बेनिफिट हुआ है अभी तक लोगों को इस मेंबर से? इसमें मैं पैसा लेती हूँ ग्राम संगठन से। उनको पैसा देती हूँ तो अपना मुर्गी पालन करते हैं, मनिहारी का दुकान करते हैं, यही सब शादी ब्याह करते हैं। मतलब जिनको जैसी आवश्यकता लगती है वो करते हैं। हाँ, आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है अभी तक इस समूह से? बहुत सब मिल चुका है। क्या क्या किए हैं, ऐसा कुछ बताइए जो कि अच्छा रहा हो। ये लकड़ी का व्यवसाय में ली थी 60,000 रुपए, तो उनको दी थी बकरीदन को। अच्छा। उनका चल रहा है, बढ़िया धंधा चल रहा है उनका। तो मतलब लकड़ी में फर्नीचर बना करके बेचते हैं? बेचते नहीं है, लकड़ी खरीदी करते हैं। अच्छा, लकड़ी खरीदी करते हैं और बेचते हैं। जी। खेती किसानी में ऐसा कुछ बेनिफिट हुआ हो आपका? मैं तो खेती किसानी के बारे में नहीं बता सकती। मुर्गी पालन? मुर्गी पालन में है, फायदा है। तो आपकी हैं? नहीं, आप यानी कि सिर्फ समूह चलाती हैं? हाँ। और पैसे लेकर के सबको देती हैं? हाँ, उनका तो उनका अच्छा। तो पैसे देने का क्या तरीका होता है? जैसे कि जो मेंबर हैं उसको कितना दे सकते हैं, ऐसा कुछ है उसमें? उसमें उन लोग बोलती हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए। जितनी भी आवश्यकता हो वो उतना ले सकते हैं। कोई सीमा तो होगा? मान लीजिए किसी को 5 लाख चाहिए तो आप इतना दे पाएंगे? नहीं, 5 लाख तक का नहीं है। कितने तक दे सकते हैं? 20,000 दे सकती हूँ, 60,000 दे सकती हूँ। अच्छा। तो वो कितने समय में वापस करते हैं आपको? महीना बांध लेते हैं, 1 महीने। अच्छा, जितना पैसा लिए हैं
उसको महीने के हिसाब से देते हैं। मान लीजिए यदि कि हम 60,000 लिए हैं तो महीने का कितना देना होगा? उनको महीने में 6,000 उनका महीना बनता है। कब तक देना पड़ता है? महीने में बांधी है तो वो महीने में 6,000 महीना बंध गया और वही 2% ब्याज। तो वो जोड़ करके जब तक पूरा खत्म हो जाए जी तो तब तक देना पड़ता है। तो उसमें जो मतलब पैसे का जो बेनिफिट होता होगा, जैसे मान लीजिए 2% के हिसाब से मिल रहा है तो वो तो एक्स्ट्रा इनकम हुआ समूह का, उस पैसे का क्या करती हैं आप? उस पैसे का फिर जैसे हमारे समूह के अंदर हैं जो मेंबर हैं जी, तो उनको फिर जरूरत पड़ता है तो फिर उनको देना पड़ता है कि चलो आपका भी काम चले। नहीं वो ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 60,000 हमने किसी किसान को या मेंबर को दिया जी, आप उस पर 2% इंटरेस्ट ली जी, तो बाद में वापस आते आते वो मान लीजिए कि जो भी होगा शायद 72,000 हो जाए जी, तो वो जो 12,000 बेनिफिट हुआ वो किनको जाता है? वो उधर जाता है ना, बैंक से हम लोग लेते अच्छा हैं, बैंक को लोन देते लेते हैं। हैं। अच्छा बैंक को वापस करते जी, हैं। उनको वापस तो जो मेंबर है वो बन के, कोई मेंबर के अतिरिक्त दूसरे लोग भी ले सकते हैं इससे लोन? नहीं, जो मेंबर है बस हाँ उसी जी, को। हाँ, मेंबर जो बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हो गया, गांव में हम लोग इकट्ठा करते हैं, उनको समझाते हैं सब लेडीज। तो मेंबर बनने के लिए पैसे भी देने होते हैं? नहीं, कोई- उनमें बचत आता है। जैसे हम लोग 8 दिन में मतलब समूह अपना लगाए तो उनका वो रहता है, बचत का खाता अलग बनता है उनका। अच्छा, जो भी हम मान लीजिए 10 कि रुपए 10 20 रुपए जमा कर रहे उसके हैं, माध्यम से मतलब जुड़ी रहती है। आपकी जो मीटिंग होती होगी जी, सप्ताह हाँ, में जी, तो उसमें हम पैसे भी जमा कर सकते हैं, तो हाँ। उसमें जो बेनिफिट होता है वो सबको बांटते हैं। जी, तो कितना उसमें फायदा होता है? मान लीजिए कि साल भर में हमने जमा किया 10-10 20-20 रुपए, जी, जो भी हुआ उस पे इंटरेस्ट 2% होता है वो भी, जी, और वो फिर उनको देते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है ये समूह, और भी दूसरे गांव के किसान जो है वो बना करके ऐसा चला सकते हैं। हाँ, आप इसके अतिरिक्त और क्या करते हैं? मैं वो करती हूँ, मनिहारी का वो स्टोर खोली हूँ घर अच्छा, में। तो इसी समूह से पैसे लेकर के मनिहारी का 30,000 ली थी। तो अभी आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है उससे? जी, उसमें लाभ मतलब है इसी मेरे। गांव में दुकान खोली है? जी, अब घर में खोली हूँ, अच्छा, स्टोर है। तो वही कहाँ चला- से सामान लाती हैं आप? बुढ़ार से लाती हूँ। अच्छा, तो अभी आपने पैसे चुका दिए हैं समूह के पूरे? चुका भी दी हूँ, अभी चल भी रहा है। चल भी रहा है और बेनिफिट भी हो रहा है। हाँ जी, लाभ भी है मेरे को। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप समूह से फायदा ले करके दूसरों को भी लाभ पहुंचा रही है और खुद भी लाभ ले रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तो राम खिलावन ढीमर चन्नौड़ी है। चन्नौरी के आप रहने वाले हैं। क्या क्या खेती किसानी करते हैं आप? खेती किसानी है, धान की खेती है, सब्जी की है, गन्ने की है। तो धान लगाते हैं, लगाए थे, कैसा धान का फसल हुआ? धान का फसल तो करीब करीब ठीक ही हुआ है। ठीक है, इस बार बारिश अच्छी हुई थी तो हाँ, बढ़िया हुआ। बढ़िया धान की गहाई कर लिए? अभी नहीं हो पाया धान की गहाई। अभी काट करके रखे हाँ, हुए हैं। काट करके रखे हैं। कहाँ बेचते हैं धान? ये तो चला जाते हैं आपको सोसाइटी में, है कि फिर बाजार सोसाइटी में। अच्छा, सोसाइटी में धान बेचने से क्या फायदा मिलता है आपको? धान बेचने से तो फायदा ही मिलता नहीं, है। वो तो पैसा मिलेगा, लेकिन एक होता है कि हम मार्केट में बेच देते हैं और एक होता है कि सोसाइटी में बेचते हैं। तो दोनों मार्केट में से फायदा कहाँ होता है? फायदा तो सोसाइटी से ही होता है। अच्छा, तो सारे किसान भाइयों को सोसाइटी में ही बेचना हाँ, चाहिए। जी हाँ। क्या बेनिफिट होता है वहाँ से? जैसे कि अच्छा रेट मिलता है? अच्छा रेट मिल जाता है और कुछ उसमें से कंसेशन कमीशन भी मिल जाता है। अच्छा, जी हाँ। वो बाद में शायद कुछ आने का रहता है। हाँ, हाँ, और समर्थन मूल्य पे बिक भी जाता है। हाँ। सुनते हैं कि वहाँ बेचने से बाद में बीज वगैरह भी मिलता है कुछ, या पहले मिल जाता है? नहीं, बेचने के बाद ही मिलता है, कुछ पहले भी मिल जाता है। अच्छा, नहीं, जैसे धान मुझे लगाना है तो पहले बीज लेंगे वहाँ से। हाँ, तो यदि हम वहीं पे बार बार बेच रहे हैं तो उसका कुछ फायदा मिलता है? हाँ, मिल जाता है। मिल जाता है। तो धान तो आपका हो गया, अभी आप गेहूं लगाएंगे। जी हाँ। तो खेत आपका तैयार हो चुका है? खेत हमारा तैयार हो चुका है। एक खेत में पलेवा दे रहे हैं और एक खेत में 60 है। पलेवा जैसे जुताई के बाद उसको पानी देने के बाद उसमें बुवाई करते हैं, अच्छा, जिससे नमी नहीं बराबर है? बीज जमता है। नमी नहीं है खेत में? नमी तो नहीं है खेत में, बगार खेत है। अच्छा। लेकिन नमी के कारण हम लोग उसको सींचते हैं, नमी लाने। पहले सींच देते हैं फिर हाँ, लगाते इसके हैं। बाद लगाते तो अच्छा फसल। गेहूं का कौन सा किस्म लगा रहे हैं? ये गेहूं का अभी हाइब्रिड लेके आए थे, हाइब्रिड लेके आए थे। वो 70 रुपए किलो मिला है। अच्छा, तो वही सोसाइटी से लिए हैं? नहीं, बाहर से मार्केट हाँ, से लिए? मार्केट से लिए। तो उसमें गेहूं लगाने से पहले क्या क्या उसमें उपचार करते हैं? उसमें दवाई का उपचार ताकि पौधा नुकसान न हो। पौधा नुकसान ना हो। अच्छा, ये एक होता ये है बाविस्टीन कि होता है। निदाई की आवश्यकता पड़ती है काफी गेहूं गेहूं में। के हाँ, गेहूं में। हाँ, हाँ। उससे बचने के लिए पहले कोई उपाय है?
उससे बचने के लिए तो वैसे कोई उपाय नहीं है। मतलब लगाने के बाद जो भी खरपतवार होगा हाँ, उसको तो निकाल उसमें देते हैं घूम फिर के। अच्छा निकाल देते हैं या फिर नहीं तो कोई रासायनिक दवा भी डालते हैं। हाँ। चलिए, तो कितने दिन बाद सिंचाई करते हैं गेहूं में? गेहूं में मान ली कि 15-20 दिन बाद सिंचाई किया जाता है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि हमने गेहूं लगाया और उसके बीज का जो है सो गेहूं खेत में पौधों की संख्या कम है, तो उसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं? उसको बराबर करने के लिए कुछ जैविक खाद का भी प्रयोग करते हैं। वैसे ऐसे समस्या तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि हाँ, आप पहले सिंचाई कर रहे हैं, उसमें नमी पूरा बना हुआ है, पूरा बना हुआ। और जो बीज भी है वो प्रमाणित यूज कर रहे हैं, तो पौधे तो बराबर आएंगे। हाँ, बराबर आएंगे। मान ली बीच बात में कभी कभार हो गए तो उसमें फिर जैसे अभी आप काफी लेट हो गया है, इस बार बारिश की वजह से धान लेट से कटा, तो अभी आप इसके लिए कौन सा बीज यूज कर रहे हैं? उसकी कोई अलग किस्म होती है गेहूं की? गेहूं की किस्म तो कई किस्म की आते हैं गेहूं। एक होता है लेट वैरायटी और एक अर्ली वाला होता है। नहीं, तो हम तो फर्स्ट वाला की है। अच्छा, मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेट होने पर भी? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों के फोन आते रहते हैं, वो बोलते हैं कि उनके खेत में जो है बहुत सारे निदाई की जरूरत है, खरपतवार हो चुका है, इसका मतलब वो बहुत पहले लगाए होंगे, तो इसीलिए। और क्या क्या बोएंगे खेत में? अभी तो मूली और लाल भाजी निकल रहा है, फिर अभी गोभी लगाएंगे। कब लगाए थे लाल भाजी और मूली? ये लगाए थे 2 महीने पहले। तो अभी वो मार्केट में आप बेच रहे हैं उसको? तो कैसे, मतलब उस समय बारिश का टाइम था तो कुछ सावधानी रखे होंगे बोने के लिए? हाँ। क्या क्या किए थे? उसमें कुछ बारिश की टाइम था तो उसमें आपका जैविक खाद ही उसमें प्रयोग किए थे। अच्छा। ताकि बच पाए, कीड़ा मकोड़ा न लग पाए, क्योंकि उस टाइम में जो है पत्ते गलने का ज्यादा प्रॉब्लम होता है बारिश के कारण। तो कितने एकड़ में लगाए थे मूली? वो लगा था करीब मान ली कि आधा एकड़। आधा एकड़ में। अब कितना बेनिफिट हो गया उससे अभी तक? उसमें अभी तो हो चुका है 4-5 हजार की बेनिफिट हो चुका है। लाल भाजी भी अभी आ रहा है। हाँ। उसके बाद अब फिर उसमें गोभी लगाएंगे? गोभी लगाएंगे। तो गोभी का थाला तैयार है? तैयार है थाला हमारा। जैसे वो खत्म होगा तो आप गोभी लगा देंगे उसमें। गोभी लगाने से पहले क्या क्या खेत में डालते हैं? गोभी लगाने से पहले तो गोबर खाद हम उसमें डालते हैं जुताई करने वक्त। इसके बाद फिर गोभी लगने के बाद जब गुड़ाई करते हैं तो उसमें जैविक खाद डालते हैं। जैविक ही डालते हैं? जैविक। रासायनिक खाद नहीं डालते? रासायनिक खाद बहुत कम। तो जैविक खाद से उत्पादन अच्छा होता है? अच्छा होता है और फसल भी साफ निकलता है। तो जैविक खाद खरीदते हैं कि बनाते हैं? नहीं, कुछ तो अपने हाथ से ही बना लेते हैं। अच्छा, बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं जैविक खाद? ये जैविक खाद ऐसे बनाते हैं कि जैसे आपका एक मटका हुआ, मटके में आप गाय के मूत्र ले लेते हैं 5-7 किलो। इसके बाद उसमें 5-7 किलो गोबर डाल देते हैं, उसमें 1 किलो आधा किलो गुड़ डाल देते हैं और थोड़ा सा आधा किलो बेसन डाल देते हैं। इसके बाद उसको 15-20 दिन तक सड़ने देते हैं। जब वो सड़ के कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको निकालते हैं। अच्छा। और सुखा के जमीन में डाल देते हैं। तो मतलब इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है? बहुत अच्छा बेनिफिट होता ये है। तो बहुत ही फसल में अच्छा है। चमक आता है उसमें। तो वैसे भी गाय का जो मूत्र है वो काफी ज्यादा लाभदायक होता है और उसमें गोबर भी डाले हैं। तो सारी चीजें जो है उसमें वो फायदा देने वाला है। तो कितने, एक मटके में आप कितने खेत में डालते हैं? एक मटके में आप मान लीजिए कि आधा एकड़ के लगभग की खाद बन जाती है। तो मतलब प्रत्येक पौधे में थोड़ा थोड़ा डालते हैं? थोड़ा डालते हैं। जैसे गोभी लगाए हैं तो थोड़ा थोड़ा उनके जड़ में डाल? हाँ, जड़ में डाल देते। तो आपकी गोभी बहुत ही बढ़िया होता है। ये तो बहुत अच्छा है टेक्निक, हमारे दूसरे किसान भाई भी इसको अपना सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुछ एक अच्छी जानकारी दी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।